सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि आओचेन फेंगजिऊ को एक अलग ही जगह पर लेकर आ गया था क्योंकि उससे बात करना चाहता था। उसे अच्छे से पता था कि फेंगजिऊ उसका ग्रैंडफादर है और वो जानना चाहता था कि वो उसकी नानी से कैसे मिला था क्योंकि उसकी माँ हमेशा चिंतित रहती थी और वो नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद उसकी माँ को दुख हो। फेंगजिऊ ने उसे अपनी स्टोरी बताई थी कि उसकी और लिंगजुआन की मुलाकात तब हुई थी जब उसने उसे डीमन के हमलों से बचाया था और वो अपने टीममेट्स के खातिर 10 मिशन पूरे करना चाहती थी ताकि उनका नाम होली सिटी के स्टोन पर दर्ज हो और उनकी फैमिली को ज्यादा मुआवजा मिले। इसके बदले में वो अपना सब कुछ फेंगजिऊ को देने के लिए तैयार थी, इसलिए फेंगजिऊ भी मान गया था। वो 1 साल तक उसके साथ रहा। हर मिशन उन्होंने साथ में पूरे किए जिससे उन दोनों के बीच प्यार काफी गहरा हो गया था। और फेंगजिऊ आओचेन को बताता है कि मेरा लिंगजुआन के साथ बिताया हुआ वो 1 साल मेरी जिंदगी का सबसे खुशहाल वक्त था। और कुछ समय बाद लिंगजुआन अपने अलायंस में लौट गई थी ताकि अपने साथियों का अंतिम संस्कार पूरा कर सके। और जब वो वापस आए तो फेंगजिऊ ने उसे एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज दिया। उसने डीमन एरिया में उस फ्लावर वाली जगह पर उसके लिए एक बहुत ही आलीशान घर बना दिया था जहां वो दोनों अब साथ में रहने वाले थे। लिंगजुआन इससे काफी खुश हुई और फेंगजिऊ ने इस घर को बनाने के साथ साथ अपने सभी डीमन को भी इंसानों पर हमला करने से रोकने का आदेश दिया था, जिससे पास पर हमला करने वाले सभी डीमन पीछे हट गए थे। और इस तरह जब तक लिंगजुआन जिंदा रहती ह्यूमन और डीमन शांति से अपनी जिंदगी गुजार सकते थे। और कुछ समय बाद लिंगजुआन प्रेग्नेंट हो गई। ये उनका पहला बच्चा था जो जल्दी इस दुनिया में आने वाला था। फेंगजिऊ और लिंगजुआन दोनों काफी खुश थे क्योंकि बच्चा पहले हेवन डिफाइंग डेविल ड्रैगन और ह्यूमन से पैदा होने वाला पहला वंशज होने वाला था। इसीलिए फेंगजिऊ भी काफी खुश था। एक रात जब वो साथ में बैठे हुए थे तो लिंगजुआन कहती है कि अगर हमारी बेटी हुई तो मैं उसका नाम बायू रखूंगी, क्योंकि जिस रात हम मिले थे उस रात चांद काफी चमक रहा था, मूनलाइट काफी ज्यादा ब्राइट थी। फेंगजिऊ उससे कहता है कि लिंगजुआन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमारी बेटी से भी। पर तभी काले बादल छाने लगते हैं जो खतरे का संकेत था। लिंगजुआन की बॉडी से तेज एनर्जी इरप्ट होने लग गई थी जिससे उसे बेहद दर्द हो रहा था। ये स्वर्गीय प्रकोप की शक्ति थी, यानी हेवनली क्लेमिटी की पावर, क्योंकि फेंगजिऊ के पिलर में ये शक्ति समाई थी। इसीलिए ये अब लिंगजुआन के बच्चे के अंदर भी चली गई थी जो इंसानी खून के साथ मिलने की वजह से बेकाबू हो रही थी, क्योंकि इस ब्लड लाइन से बच्चे का जन्म कुदरत को मंजूर नहीं था। फेंगजिऊ परेशान हो गया था। वो तुरंत एक सील को एक्टिवेट करके इस एनर्जी को रोकता है और लिंगजुआन को संभालता है, क्योंकि एनर्जी लिंगजुआन को ही मारना चाहती थी ताकि वो इस बच्चे को जन्म ना दे पाए। फेंगजिऊ ने इस एनर्जी को रोका था, इसलिए उसे भी तेज दर्द हुआ था, पर उसने टेम्पररी उस शक्ति को काबू कर लिया था। और फिर इन सब के बाद उसने लिंगजुआन को प्रीस्ट टेम्पल में भेज दिया ताकि वो वहीं आराम से रह सके। वो खुद उसे वहां छोड़ने आया था और उसने उसे अपना डेगर भी दिया और कहा कि चाहे जो भी हो जाए ये डेगर तुम्हारी रक्षा करेगा और मैं जल्दी तुम्हारे और अपनी बेटी के इलाज की दवा ढूंढ लूंगा। लिंगजुआन काफी दुखी थी क्योंकि वो फेंगजिऊ से अलग नहीं होना चाहती थी। वो रोते हुए कहती है कि तुम्हें जल्दी से वापस आना होगा। फेंगजिऊ सोच रहा था कि वो उसे सच बता दे कि जिससे वो प्यार करती है वो एक डीमन है, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई और वो दर्द भरे आंसू लिए वहां से जाने लगा। वो अपनी बेटी और अपने प्यार को छोड़कर जा रहा था और फेंगजिऊ के लिए खुद ये बहुत ही दर्दनाक पल था, लेकिन उसे हर हाल में पिलर से हेवनली क्लेमिटी का कनेक्शन काटना था। इसीलिए अपने पिलर में मौजूद ओशन ग्रिफिन की एनर्जी से लड़ने पहुंच गया, क्योंकि एक बार ये कनेक्शन काटने के बाद ही लिंगजुआन और उसकी बेटी सुरक्षित रह सकती थी। इसीलिए उसने काफी समय तक ओस्टिन ग्रिफिन से फाइट की। वहीं उस प्रीस्ट टेम्पल में लिंगजुआन अकेले ही जिंदगी गुजार रही थी। वो जब दूसरे कपल्स को देखती तो उसे फेंगजिऊ की याद आ जाती। वो सोचती कि मैंने उस शख्स से वादा किया था कि मैं उसका इंतजार करूंगी, लेकिन मौसम बीत गए, सर्दियां आ गई और उसके बच्चे का जन्म भी होने वाला था। पर फेंगजिऊ वापस लौटकर नहीं आया, इससे वो काफी बेचैन रहने लगी और एक दिन उसकी प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। इसीलिए प्रीस्ट और बाकी होली टेम्पल की लेडी हेड भी वहां गई। उन्होंने उसकी मदद की और जब वो बच्चा इस दुनिया में आया तो सब कुछ ठीक था, पर अचानक तेज डेमोनिक एनर्जी उस कमरे से बाहर फैलने लगी जिसने सभी को दूर फेंक दिया। सभी डर गए। प्रीस्ट टेम्पल हेड तुरंत समझ गई थी कि ये डेमोनिक ओरा है। बाकी सभी भी समझ गए थे कि ये जो बच्ची जन्मी है वो ह्यूमन डीमन हाइब्रिड है,
है जो इंसान और डीमन के मेल से पैदा हुई है और ये कोई मामूली डेमोनिक एनर्जी नहीं थी। प्रीस्ट टेम्पल हेड गुस्से में लिंग जुआन से कहती है कि अब हम इस बच्चे को जिंदा नहीं रख सकते, इसमें इतना गहरी डेमोनिक ऑरा मौजूद है। इसका पिता निश्चित रूप से एक बहुत ही बड़ा डीमन गॉड होगा और वो अपनी पावर से उस बच्चे को उसके पास से खींचने लगती है, पर लिंग जुआन को यह मंजूर नहीं था। वो गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि ये मेरी बच्ची है, मैंने इसे 9 महीने तक अपनी कोख में रखा है। जिस पर टेम्पल हेड कहती है कि तुम एक डीमन हंटर होते हुए आखिर तुमने एक डीमन की औलाद कैसे पैदा की, लगता है कि तुम पागल हो गई हो। और वहां मौजूद बाकी लड़कियां उसे पकड़ लेती है और वो हेड उस बच्चे को मारने के लिए बाहर ले आती है। सभी नाइट अपनी एनर्जी को इकट्ठा करके उस बच्चे पर हमला करने के लिए तैयार थे, पर एक माँ अपनी बच्ची को अपनी आंखों के सामने मरते हुए कैसे देख सकती थी। जैसे ही सभी उसकी बच्ची पर हमला करने लगते हैं तो वो खुद को उन लोगों से छुड़ाकर आगे आ जाती है और कहती है कि मेरी बच्ची को छूने की हिम्मत भी मत करना। और वो अपनी बच्ची को पकड़कर खुद उस एनर्जी को अपने ऊपर ले लेती है, जिससे वो बुरी तरह घायल होकर नीचे गिर जाती है। टेम्पल हेड गुस्से में कहती है कि भाई लिंग जुआन, तुम जरूर पागल हो गई हो। और वो उन लड़कियों को इसे वहां से ले जाने को कहती है। सभी उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं, पर तभी लिंग जुआन फेंग जियो का दिया हुआ डेगर बाहर निकालती है, जिससे हेवन डिफाइंग डेविल ड्रैगन बाहर निकल आता है जो उन लोगों को दूर कर देता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, पर टेम्पल हेड समझ जाती है कि यह किसी डीमन गॉड का ओरिजिन वेपन है जो लिंग जुआन को प्रोटेक्ट कर रहा था। टेम्पल हेड उसे कहती है कि लिंग जुआन, तुम्हें धोखा दिया गया है, तुम्हारा प्यार एक डीमन गॉड है, क्या तुम्हें अभी भी ये बात समझ नहीं आ रही। लिंग जुआन रोते हुए कहती है कि आखिर मैं ये बात कैसे जान सकती थी कि जिससे मैं प्यार करती हूँ वो इंसान है या डीमन। उसने मुझे कभी चोट नहीं पहुंचाई, चाहे जो भी हो, मैं उससे अभी भी प्यार करती हूँ। प्यार दुनिया की सबसे बेतुकी चीज है जो कभी किसी से भी हो जाता है। टेम्पल हेड गुस्से में कहती है कि तुम सच में पागल हो गई हो, तुमने खुद के साथ साथ अपनी बच्ची को भी जिंदगी बर्बाद कर दी। यह एक ह्यूमन डीमन हाइब्रिड है, इसके शरीर में डेमोनिक हो रहा है, कोई भी इंसान इसे कभी नहीं अपनाएगा और अलायंस के अंदर ये कभी भी जिंदा नहीं रह पाएगी। क्या तुम इसे बचाकर अलायंस के साथ गद्दारी करना चाहती हो? लिंग जुआन अपनी बेटी को चूमते हुए कहती है कि मेरी बच्ची, मुझे माफ कर देना, इस दुनिया ने तुम्हें आशीर्वाद नहीं दिया, पर तुम मेरा सबसे अनमोल खजाना हो। एक माँ होने के नाते चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं हमेशा अपनी बच्ची को प्रोटेक्ट करूंगी। और उस डेगर का इस्तेमाल करके एक फॉर्मेशन ओपन करती है, जिससे वो अपनी बच्ची के ब्लड प्यूरिफिकेशन को शुरू कर देती है। वो अपने ब्लड को उसकी बॉडी में भेजने लगती है और कहती है कि अपनी माँ के इस ब्लड के साथ तुम्हें एक नया जीवन मिलेगा। यह देखकर सभी हिल जाते हैं क्योंकि लिंग जुआन अपने जीवन की कुर्बानी दे रही थी। वो कहती है कि मेरे इस खून से तुम्हारा सारा डेमोनिक ऑरा धुल जाएगा और तुम एक इंसान की तरह सम्मान से जी पाओगी। उस बच्ची को भी तेज दर्द हो रहा था, पर लिंग जुआन कहती है कि तुम्हारी माँ का यह बहादुर दिल हमेशा तुम्हारे अंदर धड़केगा। यह कहते हुए अपनी आखिरी सांस लेकर दम तोड़ देती है। वहीं हम फेंग जियो को देखते हैं जो घायल हालत में वापस लौट रहा होता है क्योंकि उसने अपने पिलर से ऑस्टिन ग्रिफिन यानी हेवनली क्लेमिटी की पावर को काट दिया था। उसे याद था कि उसने लिंग जुआन से वादा किया था, पर इस लड़ाई में 1 साल से ज्यादा गुजर गया था। भले ही उसने सफलता हासिल की थी और अब उसके पिलर से ऑस्टिन ग्रिफिन का साया हट चुका था, जिससे उसकी बेटी जिंदा रह सकती थी, पर उसे पता था कि जो कुछ उसने सोचा था उससे बहुत ज्यादा समय इसमें लग चुका है। जब वो उस जगह पर वापस लौटा तो उसे लिंग जुआन की कब्र दिखाई दी, जिससे वो पूरी तरह टूट गया। उसका गुस्सा इतना ज्यादा था कि उसने पूरे एरिया की बर्फ को हिला दिया और उस दिन हर जगह मन्नत के फूल खिल उठे और उसने अपने बालों पर बंधे उस धागे को भी काट दिया। वहीं इंसानों ने बायू को अपना लिया था। फेंग जियो भी अपनी बेटी के साथ खुशी से रहना चाहता था, पर उसका ये सपना कभी पूरा नहीं हुआ। ये सब हाओचेन को बताते हुए फेंग जियो काफी इमोशनल हो गया था और वो कहता है कि अगले जन्म में मैं चाहता हूँ कि लिंग जुआन को सारी खुशियां मिले। और वो हाओचेन से कहता है कि मैं लिंग जुआन और बायू का बहुत बड़ा कर्जदार हूँ, मैंने उन्हें धोखा दिया, मेरी वजह से ही उसकी जान गई, जिससे मुझे पछतावा है। काश उस समय लिंग जुआन मुझे कभी ना मिली होती। हाओचेन कहता है कि आपके साथ इस युद्ध में आने से पहले मुझे मेरी माँ ने खून से लिखा हुआ ये लेटर दिया था। वो चाहती थी कि मैं आपको दूं, इसमें मेरी नानी का आपके लिए लिखा हुआ आखिरी संदेश है।
फेंग जियो के हाथ कांप रहे थे। वो उस लेटर को अपने पास ले लेता है और उसे पढ़ते हुए उसे ऐसा लगता है जैसे लिंग जॉन उसके सामने हो, जो उसे कह रही थी, बायू हमारी बच्ची है, भले ही मैं इस दुनिया से जा रही हूँ पर मैंने उसे बचा लिया है। तुमने मुझे कभी धोखा नहीं दिया, तुम हमेशा मेरे फेंगलिंग रहोगे जो हवाओं पर राज करता था, और मैं तुमसे प्यार करती हूँ शुरुआत से लेकर अंत तक। अगर आने वाली पीढ़ियां हमारी कहानी सुने तो मैं चाहती हूँ कि इसमें किसी जाति का जिक्र ना हो, बस इतना जिक्र हो कि एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। फेंग जियो इमोशनल होकर उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसकी आंखों से पहली बार आंसू झलकते हैं। उसे लिंग जुआन की बहुत याद आ रही थी। हाओ चेन उसे कहता है कि नानी को कभी कोई पछतावा नहीं था और मेरी माँ और मैंने आपको ये लेटर इसीलिए दिया ताकि नानी की आखिरी इच्छा पूरी हो सके, और हम आपको ये बताना चाहते थे कि हमारे बीच के खून का रिश्ता अब मेरे लिए कोई बेड़िया नहीं है और ना ही इससे कभी मेरा लक्ष्य बदलेगा। मैं शुरू से तुम्हें मारना चाहता था। फेंग जियो कहता है कि अगर लिंग जुआन आज जिंदा होती तो हमारा एक खुशहाल परिवार होता। हाओ चेन कहता है कि पहले आपकी ब्लड लाइन मेरे दिल के अंदर जिंदा थी, पर जब आपने मेरे दिल को खुशला तो मेरे नए दिल के साथ वो पूरी तरह मिट चुकी है। इसीलिए मैं आपका एहसानमंद हूँ कि आपने मुझे मारकर मुझे इस ब्लड लाइन से आजाद किया, और उस समय आपने मेरे साथियों को जिंदा छोड़ दिया था। इसीलिए वो दोबारा थैंक्स कहता है। फेंग जियो को खुद पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उस समय उसने अपने ही पोते को मारा था। वो कहता है कि तुम्हें थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो अतीत की बात है। हाओ चेन कहता है कि अब हमें लड़ना ही होगा क्योंकि इस लड़ाई का कोई ना कोई नतीजा जरूर निकलना चाहिए, और वो दोनों अपनी गॉड पावर के साथ वापस से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।